हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आप सभी को इस साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए, आपके सक्सेसफुल के लिए, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हों। हमारा जो सीरीज चल रहा है CHOs के लिए, स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता वैकेंसीज का कब आती है और कब उसका लास्ट डेट निकल जाता है। तो उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन करिए। उसमें जो भी नर्सिंग फील्ड की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, उसमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन करिए। उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, तो वहाँ से आप ज्वाइन करना। तो आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि हमारे नर्सिंग फील्ड में वैकेंसीज का कोई ऐसा है नहीं कि वैकेंसी आई नहीं। 2 से 3 महीने में अपने नर्सिंग फील्ड में एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो आपको ये टेंशन भी नहीं होना चाहिए कि सर कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम आता रहता है 2 या 3 मंथ में। आपने देखा होगा साल में कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम आप देते हो। अदर फील्ड में इतना कुछ भी नहीं देखने को मिलता आपको, क्योंकि अदर फील्ड के जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या है, इस चीज़ से परेशान रहते हैं कब वैकेंसी आएगा और कब नहीं आएगा, कब उसका रिजल्ट आता है। हमारे नर्सिंग फील्ड में ये टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे फील्ड में 2 से 3 मंथ में 1 या 2 एग्ज़ाम होते रहते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये साल में आप अपनी सक्सेस को, अपने ड्रीम्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आप अपनी स्टडी को इस तरीके से रखिएगा, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएं। अपने 100% दो, अपने जो भी टाइम टेबल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम डे बाई डे पढ़ाई करते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टडी ऑफ टाइम, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाइम एंड प्लेस की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, पेंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी इकोसिस्टम। तो इसके जो स्टडी करते हैं डिजीज के टाइम एंड प्लेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या है, पेंडेमिक। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, पेंडेमिक। 2020 में जो कोविड आया था वो कौन सा कोविड, किसका एग्जाम्पल था, पेंडेमिक का। पेंडेमिक क्या होता है, वो डिजीज जो स्प्रेड होती है, स्प्रेड ऑफ डिजीज कंट्री टू कंट्री या वर्ल्ड टू वर्ल्ड बोल सकते हैं, या कंट्री टू कंट्री बोल सकते हैं। ऐसी डिजीज जो एक देश से दूसरे देश में, वन कंट्री टू अनदर कंट्री में स्प्रेड होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा था, क्या था, कोविड-19। जो 2020 में कोविड आया था वो हमें हमेशा याद रहेगा। उसमें जो हमें बहुत नुकसान हुआ है उस कंडीशन को हम कभी नहीं भूल सकते। जो कोविड हुआ था, कोविड-19, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना के वुहान सिटी से। चाइना से कहाँ पे स्प्रेड हुआ, इंडिया। इंडिया में चाइना से इंडिया हुआ, तो वो क्या हुआ, कंट्री टू कंट्री। वो डिजीज, कोविड डिजीज था, वो कहाँ से हुआ था, चाइना से, और कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, इंडिया में। तो वो क्या, कंट्री टू कंट्री जो भी डिजीज स्प्रेड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं। पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीज वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोविड-19 इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इस कोविड-19 से हम याद रख सकते हैं, इसका कोविड-19 क्या है, पैंडेमिक डिजीज है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है वो इन्वायरमेंट जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते हैं उनकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। और इकोसिस्टम क्या होता है, लिविंग वो इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ लेक हुआ, डेसर्ट हुआ, ट्री हुआ, मतलब जो एरिया होता है इसको स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, इकोसिस्टम।
इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी साइंस या रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है हम उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। एंड इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम ये क्या होता है? डिफाइंड पोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वो पोर्शन एनवायरनमेंट का जिसमें क्या लेक होता है, टुंड्रा होता है, डेसर्ट होता है, इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एनवायरनमेंट जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें लेक, टुंड्रा, डेसर्ट, उस पोर्शन को, टोटल उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोलॉजी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या था? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉन सो। जॉन सो। इकोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है? जॉन सो। ये क्वेश्चन पूछा गया था CHO में स्टेट लेवल पे। इकोलॉजी क्या होता है? इसकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी स्टडी ऑफ टाइम एंड प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। जो डिजीज होता है उसका टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी का जो फाउंडर होता है वो कौन है? जॉन सो। जॉन सो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको स्टार बना के नोट डाउन करना। एपिडेमियोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है? जॉन सो। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसिडेंस। इंसिडेंस इज डिफाइंड एज। इंसिडेंस क्या होता है? ऑप्शन ए नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ऑप्शन बी नंबर ऑफ ओल्ड केसेस प्रेजेंट। ऑप्शन सी नंबर ऑफ केसेस एग्जिस्टिंग इन गिवन पॉपुलेशन एंड एट ए गिवन मूवमेंट। ऑप्शन डी नंबर ऑफ केसेस एग्जिस्टिंग इन ए गिवन पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इंसिडेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अगर किसी पॉपुलेशन में, किसी कम्युनिटी में हम जाते हैं और वहाँ पे हमें न्यू केसेस, नंबर ऑफ न्यू केसेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। न्यू केसेस का मिलना मतलब इंसिडेंस क्या होता है? न्यू केसेस। ये वर्ड फोकस करना है इंसिडेंस के लिए। न्यू न्यू केसेस हमें मिलते हैं किसी पॉपुलेशन में, न्यू केसेस मिलते हैं हमें किसी पॉपुलेशन में ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड टाइम। फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉपुलेशन में गया, किसी कम्युनिटी में गया, वहाँ पे देखा एज के अकॉर्डिंग 10 से 15 साल में हमें मीजल्स के न्यू केसेस पाए गए, 4 से 5 जितने भी मिले। तो न्यू केसेस का प्रेजेंट होना पॉपुलेशन में ड्यूरिंग एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस बोलते हैं। नंबर ऑफ ओल्ड केसेस, अगर ओल्ड केसेस प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिवलेंस। प्रिवलेंस सेम होता है। इंसिडेंस और प्रिवलेंस में क्या डिफरेंस है? बस 2 वर्ड का डिफरेंस है। इंसिडेंस में क्या होता है? न्यू केसेस प्रेजेंट होते हैं, और प्रिवलेंस में क्या होता है? ओल्ड केसेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या 2 वर्ड्स याद रखने हैं? न्यू केसेस एंड ओल्ड केसेस। न्यू केसेस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अकर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर हमें अगर न्यू केसेस प्रेजेंट मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस बोलते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर ओल्ड केसेस प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिवलेंस बोलते हैं। तो हमें याद रखना है। तो इंसिडेंस क्या होता है? न्यू केसेस अकर ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन क्या है? करंट डिसइंफेक्शन। ऑप्शन बी क्वारंटाइन। ऑप्शन सी बैरियर टेक्निक एंड ऑप्शन डी आइसोलेशन। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, किसी बैल जो अच्छा पर्सन होता है उससे सेपरेट करते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस टर्म को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। हमें पूछा गया है इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है ऑलरेडी किसी डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको हम, जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है उसे हम सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं, तो उस कंडीशन को, उस टर्म को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन बोलते हैं। आइसोलेशन। हमें बस इस क्वेश्चन में क्या फोकस करना है? इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रिवेंट करना है? जो पेशेंट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई भी डिजीज हो रखा है, वो जो अच्छा पेशेंट है, बेल पेशेंट है, उसमें स्प्रेड ना हो,
इसलिए हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेशन कर रखते हैं। टीबी फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट हो, मीजल्स हो रखा है, किसी पेशेंट को मीजल्स या टीबी हो रखा है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। आइसोलेट क्यों? क्योंकि जो बेल पर्सन है, बेल पर्सन होता है, उसको स्प्रेड ना हो, उसको स्प्रेड ना हो डिजीज, इसलिए हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, यह क्वारंटाइन वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। कोविड-19 जो आया हुआ था उस टाइम पे क्वारंटाइन क्वारंटाइन हो रखा था पूरे वर्ल्ड में। तो क्वारंटाइन क्या था? तो क्वारंटाइन क्या है, हम क्या करते हैं, सेपरेट करके रखते हैं पर्सन को, सेपरेट ऑफ बेल पर्सन। बेल पर्सन, बेल पर्सन को सेपरेट कर रखना फ्रॉम अदर पर्सन, फ्रॉम अदर पर्सन। आपने देखा होगा कोविड टाइम पे कोई भी अगर पर्सन बाहर से आ रहा है तो उसको हम क्या करते थे, क्वारंटाइन करते थे। मतलब उसको क्या है, क्वारंटाइन करके रखते थे। क्यों रखते थे? हमें क्या पता जो पर्सन आ रहा है उसमें कोविड से वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। हमें कंफर्म तो था नहीं है कि कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं, वो क्या सस्पेक्टेड था। तो ऐसा पर्सन जो सस्पेक्टेड रहता है या बेल पर्सन रहता है उसको हम उसको हम सेपरेट करके रखते हैं दूसरे पेशेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या फ़र्क है? आइसोलेशन जो होता है वो क्या, इन्फेक्टेड पर्सन को हम सेपरेट करके रखते हैं, और क्वारंटाइन में क्या होता है, बेल पर्सन होता है, वो सस्पेक्टेड पर्सन होता है, उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करके रखते हैं अदर पर्सन से। जो क्वारंटाइन होता है वो क्या होता है, बेल पर्सन के लिए। मतलब हमें क्या, जो भी पर्सन आता है कोविड टाइम पे उसको हम क्या है, क्वारंटाइन कर देते हैं 14, मैक्सिमम टाइम जो क्वारंटाइन का होता है क्या है, 14 डे का होता है। तो हमें उस टाइम में उसके क्या देखना होता है, सिम्टम के कोविड है या नहीं है। तो हमें क्या कंफर्म तो था नहीं इसमें कि ये कोविड से इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो क्या सस्पेक्ट है या बेल पर्सन भी हो सकता है, उसको क्या पता 14 डे बाद सिम्टम प्रेजेंट हो ही नहीं, तो वो क्या एक बेल पर्सन ही हुआ ना, तो उसको भी हम क्या सेपरेट करके रखते हैं। आइसोलेशन क्वारंटाइन में बस क्या डिफरेंट है, आइसोलेशन में हम इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करके रखते हैं और क्वारंटाइन में बेल पर्सन या सस्पेक्टेड पर्सन को सेपरेट करके रखते हैं। ऑप्शन है क्या, कनकरेंट डिसइंफेक्शन। कनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल पेशेंट स्टेइंग हॉस्पिटल। ऐसे जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में स्टे रहते हैं, एडमिट रहते हैं, उसके टाइम जो भी आर्टिकल होते हैं उनको डिसइंफेक्शन करना, मतलब उसको इन्फेक्टेड नहीं रहने देना, डिसइंफेक्टेड करना। तो उस कंडीशन क्या होता है, कनकरेंट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, कनकरेंट डिसइंफेक्शन, इमीडिएट इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल। जो भी आर्टिकल होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करते हैं। कब? जब पेशेंट, व्हेन पेशेंट स्टेइंग इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, वो पेशेंट जो स्टे होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस दौरान जो आर्टिकल यूज होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना क्या करता है, कनकरेंट डिसइंफेक्शन होता है। एक इसी से रिलेटेड टर्म पूछा जाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है। टर्मिनल, टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट वो आर्टिकल आफ्टर पेशेंट के आफ्टर डिस्चार्ज और आफ्टर डेथ के बाद, ऐसे आर्टिकल जो पेशेंट के आफ्टर डेथ के बाद और आफ्टर डिस्चार्ज इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद एंड डेथ के बाद जो आर्टिकल डिसइंफेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनल मतलब पेशेंट के डेथ के बाद, डेथ, आफ्टर डेथ प्लस आफ्टर डिस्चार्ज। आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ के बाद जो आर्टिकल डिसइंफेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। और कनकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, वो आर्टिकल जो पेशेंट के हॉस्पिटल में स्टे होने के दौरान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कनकरेंट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। एक होता है बैरियर टेक्निक, क्या होता है,
बैरियर नाम से पता चल रहा है, बैरियर टेक्निक, जो भी हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन होता है उनको बैरियर करना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना बाय फेस मास्क, बाय कैप, इस तरीके से अगर जो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं, इन्फेक्शन ना हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, बैरियर टेक्निक बोलते हैं। तो हमने देखा जी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करना अनदर पर्सन से, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेट ऑन, जो वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं इसको, 14 नवंबर, 14 नवंबर को हम इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी जो चैंपियन होता है हैज विन प्रमोटेड बाय, जो गोभी जो बर्ड होता है वो किसके प्रमोट के लिए यूज करते हैं हम, ऑप्शन है FAO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी क्या है, यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ के लिए हम क्या करते हैं, जो गोभी बर्ड होता है उसको प्रमोट करने के लिए, जो चाइल्ड होता है, गोभी बर्ड जो चाइल्ड होता है उसके प्रमोट करने के लिए हम क्या यूनिसेफ द्वारा उसको प्रमोट करते हैं गोभी बर्ड को। तो गोभी क्या होता है, जो गोभी क्या होता है, जो चैंपियन स्टार्ट बाई किसके द्वारा किया गया था, स्टार्ट यूनिसेफ के द्वारा किया गया था। इसमें जो 4 स्ट्रेटेजी यूज की थी, 4 स्ट्रेटेजी फॉर चाइल्ड हेल्थ के लिए, इसमें जो जी होता है उसका क्या मीन होता है, ग्रोथ चार्ट, वो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन, बी मीन्स क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, एंड आई इम्यूनाइजेशन। जो यूनिसेफ द्वारा जो चाइल्ड हेल्थ होता है उसके रिवोल्यूशन के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमें गोभी जो बर्ड होता है उसको यूज किया है। जो गोभी बर्ड होता है इसका मीन्स क्या होता है, जी फॉर ग्रोथ चार्ट, एंड ओ क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन, और बी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, आई क्या है, इम्यूनाइजेशन। ये 4 वर्ड हमें याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सैट में पूछा जाता है। तो ये गोभी क्या होता है, किसके द्वारा इन्वॉल्व है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ KMC, KMC क्या है, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर क्या होता है, तो इसका कंपोनेंट कौन सा नहीं है, हमें एक्सेप्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी क्या है, अर्ली डिस्चार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, वेट गेन क्या है, इसका कंपोनेंट नहीं होता, कंगारू मदर केयर का कंपोनेंट नहीं होता। कौन कौन से रहते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड अर्ली डिस्चार्ज। ये क्या होता है, जो कंगारू मदर केयर होता है उसका कंपोनेंट रहता है। कंगारू मदर क्या है, इसको हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, कंगारू मदर को हम किस लिए यूज करते हैं, ये क्या करता है, टू प्रिवेंट लो बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी, जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके वेट को प्रिवेंट करने के लिए, और एंड प्रीटर्म बेबी के, प्रीटर्म प्रीटर्म एंड लो बर्थ वेट जो बेबी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंगारू मदर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मदर होती है एंड बेबी होता है उसके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराते हैं, और उसको एक्सक्लूसिव फीडिंग कराते हैं, और अर्ली डिस्चार्ज। उससे क्या होता है, जो भी लो बर्थ वेट बेबी होता है उसके वेट में क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। उस प्री टर्म में क्या होता है, हाइपोथर्मिया, जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं कंगारू मदर केयर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, कंगारू मदर केयर, लो बर्थ वेट बेबी जो होता है और प्री टर्म जो बेबी होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर यूज करते हैं। इसका जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड अर्ली डिस्चार्ज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, हम कब मानते हैं, वो क्राइटेरिया जब फीडिंग इन्फेंट, जो इन्फेंट होता है, जो बेबी होता है उसको जो फीडिंग कराती है मदर विद इन 6 मंथ, एज ए मतलब बर्थ टाइम से लेके 6 मंथ तक जो मदर होती है अपने बेबी को ये फीडिंग कराती है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, फीडिंग फीडिंग इन्फेंट
ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 month, फर्स्ट 6 month ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, मदर उसमें अगर इन्फेंट को वेस्ट फीडिंग कराती है, वेस्ट मिल्क फीडिंग कराती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव वेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ये हमें बड़ी याद रखना है। ये कब तक होता है, विद इन 6 मंथ तक होता है, विद इन 6 मंथ। कंगारू मदर केयर हम किस लिए यूज कर रहे हैं, प्रिवेंट लो बर्थ बेबी एंड प्रीटर्म बेबी के लिए हम कंगारू मदर यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमें पूछा गया है एक्सेप्ट में, तो कंपोनेंट क्या है, वेट गेन इसका कंपोनेंट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन मदर ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए IgE, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgM एंड ऑप्शन डी क्या है, IgA। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, IgA इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या है, ब्रेस्ट मिल्क के प्रेजेंट होता है मदर के। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में देखते हैं। जो IgE इम्यूनोग्लोबिन होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है, एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कंडीशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, IgA। IgD क्या होता है, ये सरफेस बॉडी प्रेजेंट होता है, सरफेस एंटीबॉडी होता है। और जो IgM होता है वो, IgM क्या होता है, जो IgM एंटीबॉडी होता है ये क्या है, ये अर्ली फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है, अर्ली फीटल लाइफ, अर्ली फीटल लाइफ में क्या IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, अर्ली फीटल लाइफ में। एंड जो रिसेंट्रल इन्फेक्शन होता है, रिसेंट्रल इन्फेक्शन, जो फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है, रिसेंट्रल इन्फेक्शन होता है, उसमें कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन यूज होती है, IgM इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन सी इम्यूनोग्लोबिन का होता है, IgM का। ये क्या होता है, ये सारे किसके हैं, IgM जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो क्या अर्ली फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है। जो रिसेंट इन्फेक्शन होता है, जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है पर्सन के अंदर, उसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, उसके लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल होती है, IgM। जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो किसी भी इन्फेक्शन के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसमें जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो कौन सी होती है, IgM। एक होता है इम्यूनोग्लोबिन IgG, इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या करती है, कौन सी ये एंटीबॉडी, ये जो इम्यूनोग्लोबिन होती है क्या प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो कौन सी है, IgG कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। और जो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो सीरम में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट सीरम, सीरम में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, IgG इम्यूनोग्लोबिन क्या होती है, सीरम में प्रेजेंट होती है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन से हमको कुछ क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, IgG। तो जो ब्रेस्ट मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है वो कौन सा है, IgA इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू द एज ऑफ, एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है हम उसको कब कौन सी एज तक रिकमेंडेड करते हैं। ऑप्शन ए 9 मंथ, ऑप्शन ए 4 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ। ये पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको हम कौन सी एज तक रिकमेंडेड करते हैं, विद इन 6 मंथ ऑफ लाइफ। कब तक, विद इन 6 मंथ ऑफ लाइफ इसको हम क्या करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरास्मस डिजीज इज कॉज बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी। जो मेरास्मस डिजीज होती है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन ए प्रोटीन एंड कैलोरी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी क्या कैलोरी। जो मेरास्मस डिजीज होती है वो कौन सी किसकी कमी से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ओनली कैलोरी की डेफिशिएंसी से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जो कैलोरी की डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो कौन सी होती है? मेरास्मस होती है। मेरासस में और क्या देखने को मिलता है? मेरासस में हमें क्या मंकी फेस भी देखने को मिलता है, मंकी फेस। इसमें क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, जो मेरास्मस एक डिजीज इससे रिलेटेड होती है, क्वाशियरकर। कौन सी डिजीज? क्वाशियरकर, क्वाशियरकर। क्वाशियरकर डिजीज क्या होती है? ये किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलता है? ओनली प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन। और जो मेरास्मस डिजीज होती है वो कौन किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है? कैलोरी, कैलोरी। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन कंडीशन में जो एपेटाइट होता है, मतलब जो भूख होता है, वो कौन सी कंडीशन में गुड होता है और कौन सी में बैड होता है? मतलब लैक ऑफ एपेटाइट और गुड एपेटाइट। तो हमें क्या क्वेश्चन, जो मेरास्मस होता है उसमें क्या है? गुड एपेटाइट देखने को मिलता है। इसमें जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, जो मेरास्मस कंडीशन में होता है वो उसमें क्या है, जो उसकी एपेटाइट होती है वो गुड होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। और जो क्वाशियरकर होता है उसमें जो देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन सी कंडीशन में लेस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन क्या है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है और गुड एपेटाइट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। मेरासस में और क्या देखने को मिलता है? एक इसमें क्या है, मंकी फेस। जो इन्फेंट होता है उसका जो फेस होता है वो किस तरीके का दिखेगा? मंकी फेस। और गुड एपेटाइट होता है और इसमें जो जो इन्फेंट होगा उसकी जो रिब्स होती है वो प्रोमिनेंट, आपको ईजिली मतलब विजिबल होंगी, मतलब दिखाई देंगी। तो इसमें प्रोमिनेंट रिब्स। इस डेफिशिएंसी जो मेरासमस वाला चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है, उसकी जो रिब्स है आपको ईजिली दिखाई देंगी, मतलब बाहर उभरी हुई प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। और उसका जो फेस होता है वो मंकी फेस होता है। और क्वाशर की कंडीशन में क्या होता है? इसका जो क्लासिकल सिम्टम होता है क्वाशर का, क्लासिकल सिम्टम वो क्या होता है? एडिमा, एडिमा। ये क्या इसका क्लासिकल सिम्टम होता है। और क्या देखने को मिलता है इसमें? फ्लैग साइन, फ्लैग साइन। जो क्वाशियरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, उसमें जो बच्चा होता है उसका जो हेयर होते हैं उसको क्या, जैसे फ्लैग रहता है ना उस तरीके का कलर हो जाता है उसका हेयर का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में फ्लैग साइन बोलते हैं उसको। और उसमें जो फेस होता है वो मून फेस देखने को मिलता है, मून फेस, मून फेस। तो हमने देखा जो मेरास्मस और क्वाशियरकर दो कंडीशन होती हैं। जो मेरास्मस होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कैलोरी, ओनली कैलोरी की डेफिशिएंसी से। और जो क्वाशियरकर होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? के पी से हम इसको याद रख सकते हैं, या पी के से। जो पी के मूवी है आपने देखा होगा, पी के मूवी, उससे हम याद रख सकते हैं। पी क्या? प्रोटीन, और के क्या है? क्वाशियरकर। प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है वो क्या होता है? क्वाशियरकर को, क्वाशियरकर होता है। जो पी के एक मूवी देखा होगा आपने, तो उस कंडीशन उस टर्म से हम उसको याद रख सकते हैं, पी के से। तो क्वाशियरकर का जो क्लासिकल सिम्टम होता है वो क्या होता है? एडिमा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मेरा समझ की डेफिशिएंसी क्या होता है? मतलब किसकी डेफिशिएंसी होता है? की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिजीज विच करेक्टराइज बाई 3D। जो 3D होता है वो कौन सी डिजीज से देखने को मिलता है? ऑप्शन है पेलेग्रा, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी क्वाशियरकर एंड ऑप्शन डी बेरी बेरी। जो 3D होता है, 3D में क्या देखने को मिलता है हमें? एक होता है 3D डेलीरियम,
एक डी होता है डायरिया, एंड नेक्स्ट डी का मीन्स क्या होता है, डेलिरियम, डायरिया और डेमेंशिया। सॉरी, डेमेंशिया। ये क्या 3D होता है, जो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें, पेलेग्रा की कंडीशन में देखने को मिलता है। पेलेग्रा कौन सी विटामिन है, विटामिन B3, जो इसको क्या बोलते हैं, नियासिन। नियासिन कौन सी कंडीशन होती है, नियासिन होती है। जो नियासिन होता है विटामिन D3, उसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा कंडीशन हमें क्या देखने को मिलता है, 3D देखने को मिलता है। जो 3D में होता है क्या क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा, डेलिरियम देखने को मिलता है, डायरिया और एक और डर्मेटाइटिस, सॉरी डेमेंशिया नहीं होता, वो क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन को हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। डायरिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है, लूज स्टूल का पास आउट होना। और डेलीरियम क्या होता है, ये मेंटल प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है डेलीरियम। तो ये जो 3D होता है, 3D जो होता है वो किस कौन सी डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, विटामिन B3 डेफिशिएंसी में, जो उसको हम क्या बोलते हैं, पेलेग्रा बोलते हैं, पेलेग्रा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। पेलेग्रा जो कंडीशन होती है उसमें 3D देखने को मिलता है। फर्स्ट डी क्या आता है, डेलीरियम, सेकेंड डायरिया, थर्ड डी क्या होता है, डर्मेटाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजिस होती है, 3 लेयर, डुरामेटा, रक्नोमेटा, पायामेटा, उसमें इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। और सी क्या है, क्वेश्चन को जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं क्वाशियरकर। बेरी बेरी क्या होता है, विटामिन B1, B1 का विटामिन B1 होता है, उसका नाम क्या है, थियामिन। थियामिन, थियामिन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बोलते हैं। विटामिन B1 या थियामिन की, जो थियामिन जो प्रोटीन होता है, सॉरी वो विटामिन होता है, उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेरी बेरी बोलते हैं। जो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, विटामिन B1। तो उसका राइट आंसर क्या है, 3D कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, पेलेग्रा में, पेलेग्रा में। डोज ऑफ विटामिन प्रोफिलैक्सिस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एज। जो विटामिन ए डोज होती है उसको प्रोफिलैक्सिस मतलब ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, जो बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन होता है उसका जो डोज होता है वो कितना यूज होता है। इसका टोटल जो विटामिन विटामिन ए होता है, इसका जो टोटल डोज होता है हम कितना यूज होता है, 9 डोज हम टोटल यूज करते हैं। विटामिन ए का टोटल 9 डोज यूज करते हैं। कितना इंटरवल में, 6 मंथ के इंटरवल में, 6 मंथ। और हम स्टार्ट जो करते हैं विटामिन ए का डोज कब स्टार्ट करते हैं, 9 मंथ। स्टार्ट कब करते हैं, 9 मंथ। 9 मंथ से इसका काउंट करते हैं 9 डोज, तब तक हम इसको क्या है, विद इन 6 मंथ के इंटरवल में इसको यूज करते हैं विटामिन ए को। जो फर्स्ट डोज होता है वो क्या होता है, 1 लाख। 1 लाख इसका फर्स्ट डोज होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। इन सेकेंड डोज विद इन 6 मंथ में, बिलो 6 ईयर एज में, तो हम किसका कितना यूज करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 4 लाख, ऑप्शन डी क्या, 3 लाख। तो जो बिलो 6 ईयर एज में जो विटामिन ए का डोज है वो कितना होना चाहिए, 2 लाख। जो फर्स्ट डोज होता है वो कितना होता है, इसका 1 लाख होता है। जो कब यूज करते हैं हम, विद इन मतलब 9 मंथ का जो बेबी होता है उसमें जो डोज होता है वो विटामिन ए का कितना होता है, 1 लाख होता है। देन सेकेंड डोज होता है वो कितना होता है, 2 लाख।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेस्पेक्टेड टू डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूशन वाया कार्बोहाइड्रेट। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें टोटल जो कैलोरी होता है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 90 to 100% टोटल रिक्वायरमेंट होता है, 50 to 70% टोटल डेली रिक्वायरमेंट, 40 to 50% टोटल रिक्वायरमेंट एंड 80 to 90 टोटल डेली रिक्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? 50 to 70%। 50 to 70% हमें टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट होता है, टोटल कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का ह्यूमन बॉडी को कितना होता है? 50 to 70%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन? जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड बोलते हैं। या यूनिट ऑफ प्रोटीन ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, यूनिट ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बॉडी के अंदर जो मोस्ट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाटर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, 11th-12th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट होता है बॉडी के अंदर क्या होता है? वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस। जो फेस का बोन होता है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एंड लार्जेस्ट बोन होता है? ऑप्शन ए फ्रंटल बोन, मैक्सिला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑक्सीपिटल, ऑप्शन डी मैंडिबल। जो फेस का जो बोन होता है उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? मैंडिबल। मैंडिबल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। मैंडिबल क्या होता है? वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन होता है फेस का। और ये क्या है? मूवेबल बोन भी होता है, मूवेबल बोन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फेस का मूवेबल कौन सा होता है? मैंडिबल। एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फेस का बोन होता है वो कौन सा होता है? मैंडिबल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट कौन सा है? ऑप्शन ए सैक्रोलियाक जॉइंट, ऑप्शन बी सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, ऑप्शन सी सिम्पाइस पल्विस एंड ऑप्शन डी साइनोवियल जॉइंट। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? साइनोवियल जॉइंट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। साइनोवियल जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी बहुत सारे जॉइंट के टाइप है। अगर आपने थोड़ी क्लास नहीं देखी हो जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, तो उसको जरूर देखें। ऑलरेडी वो अपलोड किया हुआ है वीडियो। तो टाइप ऑफ जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हमने बताया था जो साइनोवियल जॉइंट के कितने टाइप होते हैं और उसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, कौन सा हैवीएस्ट जॉइंट है। तो ये क्लास आप जरूर देखें तो आपको पता चलेगा साइनोवियल जॉइंट के अंदर भी कौन कौन से टाइप है और कौन सा इंपॉर्टेंट